हेलो बच्चों, मैं ममता जैन इकोनॉमिक्स क्लास 9th में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन अपन ने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, जिसका नाम था संसाधन के रूप में लोग या मानव। तो बच्चों, सेकंड लेसन की स्टार्टिंग के अंदर अपन ने देख लिया था कि उत्पादन के जो 4 साधन थे, कौन कौन सा? भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी। तो भूमि, पूंजी और श्रम का तो अपन ने पालमपुर वाले लेसन के अंदर अपन ने अध्ययन कर लिया था, और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने मानव को संसाधन के रूप में अध्ययन किया था। और अपन ने क्या जाना था कि एज ए संसाधन मानव सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, मतलब अन्य 3 संसाधन निष्क्रिय हैं जब तक मानव उसके अंदर जुड़ता नहीं है। और अपन ने ये भी देखा था कि मानव क्या है, जनसंख्या क्या है, लाइबिलिटीज है, जिम्मेदारी है, लेकिन यदि उसको शिक्षा और स्किल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य दे दिया जाए तो वो असेट या परिसंपत्ति बन जाता है, और वो अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने कार्यकलापों के द्वारा हमारे देश के जो राष्ट्रीय आय के अंदर वृद्धि करता है। और हमने लास्ट लेसन के अंदर सकल और विलास की कहानी के द्वारा इस चीज को अच्छे से समझ लिया था। आज अपना जो संसाधन के रूप में लोग हैं उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं, और अपन सबसे पहले देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो बच्चों, जो अपना अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था मतलब ऐसा बाजार जहाँ पर धन संबंधी सारी क्रियाएं हो रही हो। तो अपन उस बाजार की बात करें या अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसमें 3 क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से 3 क्षेत्र होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या आता है? कृषि, खनन, लकड़ी काटना, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, सभी तरह का पालन। अर्थात यदि हम प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो बच्चों, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वे सभी कार्य आते हैं जो सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं, जो प्राकृतिक स्रोत से जुड़े होते हैं। तो यदि बात आती है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर कौन कौन से कार्य आते हैं, तो वे सभी कार्य जो कि सीधे प्रकृति से जुड़े होते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। जैसे लकड़ी काटना, तो वृक्ष सीधे प्रकृति से जुड़ा हुआ है। फिर खेती करना, कृषि करना, फिर पशुओं को पालना, मुर्गी पालन, मछली पालन, रेशम कीट पालन, सभी तरह का जो सीधे जो लिविंग थिंग यानी जो प्रकृति से जो संबंधित है। एक तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों आएंगे इसमें, है ना, क्योंकि इसमें खनन भी आता है। खनन यानी जमीन खोद करके खनिजों को बाहर निकलना, ये भी हमारा किस में आता है? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। तो आप इतना समझ जाइए कि वे सभी कार्य जो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर अपन इंक्लूड करेंगे जो सीधे प्राकृतिक स्रोत से जुड़े हुए थे, जैसे कृषि, लकड़ी काटना, यानी भेड़ पालन, जैसे मछली पालन, मुर्गी पालन, रेशम कीट पालन और खनन, ये सारे किस में आ गए? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। दूसरा आता है द्वितीय क्षेत्र। तो बच्चों, जो प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त होती है उनसे नई वस्तुएं बनाना, वो सब आएगा द्वितीय या सेकेंडरी फैक्टर के अंदर। ये तो द्वितीय क्षेत्र के अंदर कौन सा आएगा? प्राथमिक क्षेत्र से हमको जो वस्तुएं प्राप्त हुई उन्हीं वस्तुओं से हम नई वस्तुएं बनाएं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र के अंदर अपन ने कपास की खेती करी तो अपन को कपास मिला। अब कपास से रुई और धागा और कपड़ा बनाना है तो वो सब किस में आएंगे? द्वितीय क्षेत्र में। अर्थात द्वितीय क्षेत्र के अंदर विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कार्य होगा। किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने के अंदर किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, कोई वस्तु मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है, तो वो सब आएगा आपका द्वितीय क्षेत्र में। तो आ रहा है आपको समझ में? सेकेंडरी जो फैक्टर है उसके अंदर क्या आएगा, या सेकेंडरी जो अपना क्षेत्र है उसके अंदर क्या आएगा? विनिर्माण, अर्थात निर्माण कार्य। और क्या क्या काय का निर्माण होता है? प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं बनी है उन्हीं से नई वस्तुओं का निर्माण करना। तो मैंने इसमें भी ये लिखा है कि प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं का विनिर्माण, जैसे फैक्ट्री का कार्य, कपास से रुई और भवन निर्माण का कार्य भी हमारा द्वितीय क्षेत्र के अंदर ही आता है। अब तीसरा जो तृतीय क्षेत्र में क्या आता है? तो तृतीय क्षेत्र के अंदर सभी प्रकार की सेवाएं मतलब सेवाओं के अंदर अपन उसको देखते हैं जिनका मूल्यांकन करना थोड़ा सा कठिन होता है, यानी जिसको नाप तोल करके अपन मूल्यांकन न कर पाते, वे सभी क्षेत्र कहलाते हैं तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अर्थात सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा का कार्य करना, अध्यापन का कार्य करना, है ना, ये सब किस में आएंगे? तृतीय क्षेत्र के अंदर। तो तृतीय क्षेत्र में बच्चों क्या लेंगे? सभी तरह की सेवाएं हम किस में लेंगे? तृतीय क्षेत्र में। जिसके अंदर आप, जैसे मैं जो कार्य कर रही हूँ, मेरा जो अध्यापन का कार्य है वो अध्यापन कार्य किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में। बैंक के अंदर जितने कर्मी काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस के अंदर जितने कार्य करते हैं, जितने भी तरह के ऑफिस हैं उसमें जो काम कर रहे हैं, और साथ में बीमा कंपनी के लोग हैं वो सारे हमारे, और सभी डॉक्टर, वो सब हमारे आ जाते हैं तृतीय क्षेत्र के अंदर। तो बच्चों, हमने अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र देख लिए, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय।
जैसा कि ना प्राथमिक यानी सीधे जो नेचुरल रिसोर्सेज से जो चीज़ें हो रही है, कृषि, पशुपालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, है ना, मछली पालन, रेशम कीट पालन और खनन। और द्वितीयक के अंदर प्राथमिक क्षेत्र से जो वस्तुएं प्राप्त हो रही है उनसे नई वस्तुएं बनाना, अर्थात मैन्युफैक्चरिंग फील्ड होता है ये, और इसके अंदर विनिर्माण का कार्य होता है। और टर्शरी फील्ड अर्थात तृतीयक क्षेत्र के अंदर सभी तरह की सेवाएं। अब हम बच्चों बात करते हैं आर्थिक क्रियाओं की। आर्थिक क्रियाएं दो तरह की होती है, या फिर आर्थिक क्रियाओं के अंदर दो तरह के बाजार होते हैं, एक जी आर्थिक बाजार और गैर आर्थिक बाजार, या इसको बाजार वाली क्रियाएं कहते हैं और इसको गैर बाजार क्रियाएं भी कहते हैं। तो बाजार क्रियाओं को हम आर्थिक क्रियाएं भी कह सकते हैं। बाजार क्रियाओं को क्या कहेंगे? आर्थिक क्रियाएं। और गैर बाजार क्रियाओं को गैर आर्थिक क्रियाएं भी कहेंगे। जैसा कि नाम है बाजार अर्थात आर्थिक क्रियाएं, तो बाजार के अंदर वे सभी क्रियाओं को सम्मिलित करेंगे जिनके द्वारा जिनके परिश्रम का पारिश्रमिक दिया जाता हो, अर्थात जहाँ पर वेतन मिलता हो। वेतन किसी भी रूप में हो सकता है, अर्थात या तो मुद्रा के रूप में हो या अन्य किसी लाभ के रूप में वेतन मिलता हो। तो बाजार के अंदर क्या होता है? काम के बदले वेतन होता है, और बाजार के अंदर जितना भी कार्य होता है उसका उद्देश्य होता है वेतन कमाना। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, यदि मैं पढ़ाती हूँ तो उसके बदले में मुझे वेतन मिलता है। कोई डॉक्टर है, यदि वो अपना हॉस्पिटल चलाता है तो उसको उसके बदले में सरकार वेतन देती है। कोई दुकानदार है या कोई बिजनेसमैन है जो किसी चीज़ का उत्पादन करता है तो उसका उद्देश्य होता है कि उस वस्तु को बेच करके मैं लाभ कमाऊंगा। तो वे सभी क्रियाएं जिसके बदले में वेतन मिलता हो, उन सब क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? बाजार या आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे आपके घर के ऊपर, घर के अंदर कोई काम करने वाली बाई आती है, तो वो जो झाड़ू पोछा करती है उसके बदले में भी आप उसको क्या करते हो? पेमेंट करते हो। बस स्टेशन के ऊपर या रेलवे स्टेशन के ऊपर कोई सामान ढोने वाला कुली है, अब वो आपका सामान एक जगह से दूसरी जगह रख देता है, तो बदले में हम उसको क्या देते हैं? पैसे देते हैं। तो वे सभी कार्य क्या कहलाते हैं? आर्थिक क्रियाएं या बाजार क्रियाएं। लेकिन बच्चों कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसको अपन गैर बाजार क्रियाएं कहते हैं, जिसके बदले में कोई भुगतान नहीं किया जाता है, जिसके बदले में कोई वेतन नहीं दिया जाता है। अब आप याद कीजिए, बाजार के अंदर ऐसी कौन सी क्रियाएं हो रही है या कहाँ पर ऐसी क्रियाएं हो रही है जिसके बदले में कोई वेतन नहीं मिलता हो? तो जैसे एक अध्यापिका है, वो अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ाती है, तो क्या स्वयं के बच्चे से उसको कोई पैसा मिलेगा? अरे नहीं, तो वो होती है गैर बाजार क्रियाएं या गैर आर्थिक क्रियाएं। किसी अध्यापिका के द्वारा अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ाना तो क्या है? गैर आर्थिक या गैर बाजार क्रियाएं। लेकिन वही अध्यापक जब किसी विद्यालय के अंदर जाकर के अन्य बच्चों को पढ़ाती है तो उसको उसके बदले में वेतन मिलता है। तो अध्यापिका वही है, लेकिन वो दोनों तरह के कार्य कर रही है। जब किसी विद्यालय के अंदर जाकर के किसी बच्चे को पढ़ा रही है तो वो उसकी आर्थिक क्रिया या बाजार क्रिया हो गई, क्योंकि उसके बदले में उसको वेतन मिल रहा है। लेकिन घर के अंदर अपने ही बच्चे को यदि वो पढ़ा रही है तो उसके बदले में उसको कोई वेतन नहीं मिल रहा है, तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं या गैर बाजार क्रिया हो गई। इसके अलावा गैर आर्थिक या गैर बाजार क्रियाओं के अंदर माँ का अपने बच्चों को पालन करना, है ना, माँ अपने बच्चों को नहलाती धुलाती है, सब तैयार करती है, तैयार करके स्कूल भेजती है ना, तो उसको कोई वेतन नहीं मिलता है, तो वो गैर आर्थिक क्रियाएं कर रही है। लेकिन यदि किसी बच्चे को तैयार करने के लिए, नहलाना धुलाने के लिए कोई नौकरानी रखी जाती है, और जब वो नौकरानी वो कार्य करती है तो उसके बदले में हम उसको पैसा देते हैं, वेतन देते हैं, तो वो तब आर्थिक क्रियाएं आ जाती है। इसी प्रकार माँ का अपने ही घर के अंदर बर्तन मांजना, अपने ही घर में झाड़ू लगाना, पोछा करना, कपड़े धोना, जिसके बदले में कोई वेतन नहीं मिल रहा है, तो वो गैर बाजार क्रियाएं। लेकिन जब कोई महिला किसी अन्य घर के अंदर झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, तो उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, मुद्रा के रूप में उसका भुगतान मिलता है उसको, तो वो बच्चों बन जाती है आर्थिक क्रियाएं। तो आगे आपको समझ में बाजार और गैर बाजार क्रिया क्या है? बाजार क्रिया जिसके बदले में वेतन मिलता हो और जिसका उद्देश्य होता है वेतन कमाना, और गैर बाजार क्रियाओं में जिसके बदले में कोई वेजेस नहीं, मतलब कोई वेतन नहीं, जैसे माँ या टीचर का अपने ही बच्चों को पढ़ाना, किसान का स्वयं के लिए उत्पादन करना। किसान अपने खेत के अंदर गेहूं उगा रहा है, लेकिन वो गेहूं का जो उत्पादन हो रहा है उससे केवल उसका परिवार का भरण पोषण हो रहा है, तो वो गैर आर्थिक क्रिया हो गई, है ना। अपने ही खेत के अंदर जा करके फसलों की कटाई करता है ना, परिवार के 4 लोग अपने ही खेत के अंदर फसलों की कटाई कर रहे हैं, खरपतवार निकाल रहे हैं, कीटनाशी डाल रहे हैं, तो ये गैर आर्थिक क्रिया हो गई, क्योंकि इसके बदले में कोई भुगतान नहीं हो रहा है। लेकिन यदि एक मजदूर किसी अन्य के खेत में जाकर के जब यही सारे कार्य करता है तो उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, तो उसको अपन आर्थिक क्रियाओं में डालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमको एक बात और भी याद रखनी है कि जो बाजार क्रियाएं होती हैं या जो आर्थिक क्रियाएं होती है, उससे जो इनकम होती है उसको अपन नेशनल इनकम में जोड़ते हैं,
राष्ट्रीय आय में जोड़ते हैं, है ना। लेकिन जो गैर बाजार क्रियाएं या जो गैर आर्थिक क्रियाएं उनके द्वारा जो कार्य हो रहा है तो उसके बदले में कोई भुगतान भी नहीं हो रहा है, कोई वेतन भी नहीं मिल रहा है, तो वो नेशनल इनकम में नहीं जोड़ी जाएगी। आगे आपको समझ में? तो अपन ने दो चीजें देख ली, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र देख लिए और साथ में देख लिए अपन ने बाजार, है ना, बाजार क्रियाएं और मतलब आर्थिक क्रियाएं देख ली, जिसे अपन ने बाजार क्रियाएं देख लिया और गैर बाजार क्रियाएं देख लिए। अब बच्चों पुरुष और महिलाओं द्वारा आर्थिक क्रियाओं को अपन देखेंगे। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि हम अपने देश की बात करें और मोस्टली ऑलमोस्ट सभी देशों के अंदर अपन बात करें तो पुरुष और महिलाएं अलग अलग आर्थिक कार्य करते हैं। क्या आज की परिस्थितियां बदल गई है? आज वे सारे कार्य जो कोई पुरुष करता है वो सभी कार्य महिलाएं भी कर रही है, लेकिन बहुत फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऐसा नहीं था। पुरुष और महिलाओं के कार्यों के अंदर एक विभाजन रेखा है और इसकी जो वजह वो भी क्या है कि फ्रॉम वेरी बिगनिंग, जैसे मैं कह रही हूँ ना, बहुत पहले से हमारे इतिहास में या हमारी संस्कृति के अंदर बहुत पहले से ऐसा आ रहा है कि महिलाएं घर का काम करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना, घर की साफ सफाई, बच्चों की देखरेख, और पुरुष क्या करेंगे? पुरुष घर के बाहर जाएंगे, कुछ आर्थिक क्रियाएं करेंगे, पैसा कमा करके लाएंगे। ये हमारे देश के अंदर लगभग सभी देशों का लगभग ऐसा ही था सिस्टम बहुत पहले से कि महिलाओं के लिए घर सीमित था और पुरुषों के लिए बाजार। तो ऐसा माना जाता था कि महिलाएं सभी तरह के कार्य नहीं कर सकती है, तो महिलाओं को कम शक्तिशाली कमजोर माना जाता था कि उनके स्किल कम होता है, उनको फिजिकली रूप से कमजोर होती है, तो उनको घर के कार्य दिए गए थे। और पुरुष को ऐसा माना जाता है कि वो फिजिकली भी स्ट्रांग होते, ब्रॉड माइंडेड होते और उनमें स्किल भी ज़्यादा होता है, तो उनको बाजार के काम दिए गए थे। तो हमारे देश के अंदर ही पुरुष और महिलाओं के द्वारा आर्थिक कार्य का एक जो डिफरेंस है वो है महिलाएं घर के काम, पुरुष बाजार के काम। और इसकी जो वजह क्या है कि बहुत पहले से यही चल रहा है, हमारा ट्रेडिशनल, हमारा कल्चर है ना, हमारी संस्कृति यही है। दूसरा, महिलाएं यदि अपने ही घर के अंदर, जैसे मैं इसकी बात पहले भी कर चुकी हूँ कि जब महिला अपने ही घर में कार्य करती है तो बदले में कोई वेतन नहीं मिलता है, लेकिन वही महिला पढ़ लिख करके किसी विद्यालय के अंदर नौकरी करती है तो उसको उसके बदले में पैसा मिलता है, वेतन मिलता है। वही महिला डॉक्टर बन जाती है पढ़ लिख करके तो उसको वेतन मिलता है। वही महिला इंजीनियर, वैज्ञानिक, साइंटिस्ट या किसी बैंक में काम कर रही है, पोस्ट ऑफिस में काम कर रही है ना, किसी भी अन्य कार्यालय में काम कर रही है तो उसके बदले में उसको वेतन मिलता है। और जो महिलाएं थी उनको भी उन्होंने भी क्या करा, एजुकेशन और ट्रेनिंग, अर्थात उन्होंने शिक्षा ले लिए, प्रशिक्षण ले लिया, जिससे उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो गया है। और आज महिला और पुरुष दोनों बराबर है। तो बेसिकली जो हमारे देश में चल रहा है शुरू से ही कि महिला और पुरुष की अलग अलग आर्थिक क्रियाएं बांट रखी है, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी हो गई है कि वे सारे कार्य जो पुरुष कर रहे हैं वो महिलाएं भी कर रही है। और महिलाओं द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, एक समय के अंदर महिलाओं के कार्यों को नेशनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता था क्योंकि वो सब गैर बाजार क्रियाएं करती थी, लेकिन अब महिलाओं ने श्रम के बाजार के अंदर कदम रख दिया है और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसके बदले में उनको भुगतान मिलता है, पैसा मिलता है, वेतन मिलता है, तो उसको भी नेशनल इनकम के अंदर जोड़ा जा रहा है। तो ये तो हो गए बच्चों पुरुष और महिलाओं द्वारा आर्थिक क्रियाएं। अब हम बात करते हैं रोजगार के क्षेत्र। तो रोजगार के क्षेत्र को दो भागों में बांटा है, एक संगठित क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। एक तो है अपना संगठित क्षेत्र और दूसरा है असंगठित क्षेत्र। अब इसको मैं पहले एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाती हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक महिला है जो पढ़ी लिखी है और किसी विद्यालय के अंदर अध्यापिका का कार्य कर रही है, और एक महिला है जो कम पढ़ी लिखी है और पास में कोई भवन निर्माण का कार्य और वहाँ पर वो तगारियाँ तोड़ने का काम कर रही है। दोनों महिलाएं, आप इतना बताते ही काफ़ी चीज़ें समझ चुके होंगे। तो जो महिला अध्यापिका का कार्य कर रही है उसका जो कार्य होगा उसको भी उसके बदले में वेतन मिलेगा, और जो महिला पास में जो भवन निर्माण का कार्य कर रही है उसके अंदर भी उसको वेतन मिलेगा। लेकिन महिला का एज ए अध्यापिका कार्य करना संगठित क्षेत्र कहलाता है और महिला का एज ए मजदूरी का कार्य करना, कई भवन निर्माण के अंदर कार्य करना असंगठित क्षेत्र कहलाता है। अब इसको आगे अपन देखते हैं कि जो संगठित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो कार्य होता है वह नियमित होता है, वहाँ पर सुरक्षा की गारंटी होती है ना, नियमित कार्य मिलता है, वहाँ पर नियम कानून कायदे होते हैं, वहाँ पर अवकाश मिलता है, सुरक्षा मिलती है, कभी कोई घटना एक्सीडेंट होने पर उसका मुआवजा मिलता है, और पुरुष और महिला दोनों बराबरी पर होते हैं। कैसे? जैसे कोई एक विद्यालय है या आप कोई बैंक देख लीजिए जहाँ पर पुरुष और महिलाएं सभी कार्य कर रही है, तो क्योंकि ये पुरुष है, क्योंकि ये महिला है, उसके वेतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितनी योग्यता होगी, उसका जो एजुकेशन होगा
और उसके जो पैरामीटर होंगे उसके अकॉर्डिंग उसको वेतन मिलेगा। तो पहली बात हो गई कि संगठित क्षेत्र में पुरुष महिला को एज ए उनका जो सेक्स है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट नहीं मिलता है, वेतन नहीं मिलता है। उनकी स्किल, उनकी योग्यता, उनकी जो क्वालिटी है या उनके जो क्वालिफिकेशन है उसके बेस्ड उनको वेतन मिलता है। दूसरा बात नियमित, कि वहाँ पर जो जॉब करते हैं उनकी जो नौकरी है वो नियमित है, उनको प्रति माह या जो भी उनका सेटिंग होता है उसके हिसाब से उनको पैसा मिल जाता है। ऐसा नहीं कि आज मिल रहा है कल नहीं मिल रहा है, आज नौकरी है कल चली गई, वहाँ नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन अपन अब इसकी बात करें। फिर दूसरा कानून, वहाँ पर हर चीज़ के रूल्स रेगुलेशन होते हैं। आपके साथ कोई अत्याचार नहीं कर सकता है, आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता है, सारा काम नियम कानून से चलता है। अवकाश, वहाँ पर अलग अलग तरह के अवकाश मिलते हैं, कैजुअल लीव है, मेडिकल लीव है, यदि आप बीमार है तो आपको चिकित्सा अवकाश मिलेगा और आपका वेतन नहीं काटा जाएगा। आकस्मिक अवकाश मिलते हैं और भी पीएल वगैरह बहुत सारे प्रावधान होते हैं जो कि संगठित क्षेत्र के अंदर मिलते हैं। इसके बाद यदि आप महिला हैं तो आपको जो मातृत्व अवकाश है वो मिलेगा, है ना। पुरुष है तो पितृत्व अवकाश मिलेगा। माँ है और यदि बच्चा होने वाला है तो उसके लिए जो लीव होती है वो मिलती है। बच्चा होने के बाद उसके बच्चे को भी 6 महीने तक देखभाल के लिए लीव मिलती है। बच्चे को भी आप यदि कार्य क्षेत्र के ऊपर ले जा रहे हैं तो उसको भी रखने वगैरह की सुविधा होती है ना। और दूसरी बात होती है कि सुरक्षा, वहाँ पर आप सुरक्षित हैं, आपके ऊपर कोई गलत कार्य, गलत व्यवहार आपके साथ नहीं हो सकता है। यदि वहाँ पर कोई एक्सीडेंट होता है तो बदले में आपको मुआवजा मिलता है। और वहाँ पर मैंने पहले ही कह दिया था कि पुरुष और महिला को साथ समानता का व्यवहार होता है। लेकिन बच्चों अपन असंगठित क्षेत्र की बात करें तो वहाँ इन सबका उल्टा होता है। कोई नियमितता नहीं है, कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है, कोई नियम कानून कायदे नहीं है। अवकाश यदि आपने ले लिया तो हो सकता है आपकी वो नौकरी ही चली जाए। यानी एक महिला जो भवन निर्माण वाले कार्य में जा रही थी, समझ लो कि वो भवन निर्माण पूरा हो गया, मकान बन गया, तो उसकी तो नौकरी गई, है ना। कोई नियमितता नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई अवकाश का प्रावधान नहीं है, सुरक्षा भी नहीं है ना। इसके बाद यदि आपके साथ वहाँ पर कोई घटना घटती है तो उसका कोई मुआवजा नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पर बहुत अधिक भेदभाव होता है पुरुष और महिलाओं के लिए। ऐसा माना जाता है कि महिलाएं शारीरिक श्रम कम कर पाती है तो महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कम वेजेस या कम जो उनकी मजदूरी दी जाती है। तो ये है रोजगार के जो क्षेत्र हैं, संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र के अंदर बेसिक जो डिफरेंस है। तो बच्चों, जो संसाधन के रूप में लोग का जो अपना जो सेकेंड वीडियो आज अपन ने पढ़ी उसके अंदर अपन ने देख लिए अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र देख लिए। फिर अपन ने देख लिया कि बाजार क्रिया क्या है, गैर बाजार क्रियाएं क्या है, पुरुष और महिलाओं द्वारा आर्थिक क्रियाएं किस प्रकार की जाती है, और साथ में अपन ने देख लिया कि रोजगार के संगठित और असंगठित क्षेत्र कौन कौन से। तो बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। आपको नहीं समझ में आता है, वीडियो को बीच में पॉज कर दीजिए, इसके स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार रिवाइंड करके देखिए ताकि आपको समझ में आए। और इसके साथ साथ आप आपके नोट्स भी बनाते रहिए ताकि पढ़ना ईजी हो जाएगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट बातों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।